Hello students, welcome back to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor Abdul Ahad and today I am here as promised to you that this is the chapter 4th of heredity of biology, that is heredity and evolution. हम लोग इससे पहले 3 मेन चैप्टर्स कर चुके हैं. लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने करा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करा और ये चौथा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. सर 9th एंट्रेंस में तो वो एनसीईआरटी में तो आपके हेरिडिटी है सिर्फ, लेकिन 11th एंट्रेंस में जो पूछता है क्वेश्चन वो इवोल्यूशन से भी पूछता है. पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें हेरिडिटी के साथ इवोल्यूशन वाला पार्ट भी था. तो पूरे के पूरे ये 50 एमसीक्यूज जो है आपके वो एनसीईआरटी के पूरे थ्योरी पार्ट जो है उससे जो है आया हुआ था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं, एक क्वेश्चन जो आपका आया था वो जो फॉसिल्स के आपको डायग्राम दिए हुए हैं उससे आया था. नाइटिया जिसका नाम है कि ये नाइटिया जो है वो किस फॉसिल का नाम है. ठीक है, तो ये जो है वो फिश का फॉसिल होता है. आपको बता दूं मैं, ये लास्ट ईयर के एएमयू के पेपर में ये क्वेश्चन आया था. इसी वजह से मैं आपको ये सीरीज जो लेकर के आया हूं, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आया हूं आपके लिए, ताकि आप लोग एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर कर सकें. ओके बच्चों, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के 50 एमसीक्यूज. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है. यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर है ये बेटा. ठीक है ना, हेरिडिटी वाले पार्ट में थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, थ्योरी का अच्छा खासा पार्ट होगा. तो जो भी थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो लैंग्वेज से होते हैं, तो इंग्लिश आपको थोड़ा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, पहले ही मैं बता दे रहा हूं. आइए पढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन कह रहा है इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉलोनी वेरिएशंस प्राइमरीली अराइज ड्यू टू. सबसे पहली बात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो क्यों आएंगे, ये सवाल पूछ रहा है. कह रहा है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. कह रहा है इसमें सेक्सेस की तो कोई बात ही नहीं होती, एक सिंगल सेक्स होता है. क्रोमोसोमल क्रॉसओवर, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्रोमोसोम का क्रॉसओवर कैसे हो जाएगा भाई, एक ही पेरेंट है तो क्रोमोसोम्स का भी क्रॉसओवर नहीं होगा. स्मॉल इनएक्यूरेसीज एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग. बिल्कुल सर, जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है उस टाइम जो है क्या होता है, थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं. किस टाइम, जब डीएनए की कॉपिंग हो रही होती है, और इसी की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है बेटा, वेरिएशंस आते हैं. ठीक है, लास्ट वाला म्यूटेशन इंड्यूस हो जाएगा, एनवायरमेंट की वजह से म्यूटेशन होता है, लेकिन इस तरीके से ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो डीएनए कॉपिंग की वजह से आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स कि इफ ए ट्रेट, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है, एग्जिस्ट इन 10% एंड ट्रेट बी इन 60% ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन. ये ख्याल रखना है. क्या कह रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है ए, वो उस पॉपुलेशन में 10% मिल रहा है. दूसरा ट्रेट है बी, वो उस पॉपुलेशन में 60% मिल रहा है, लेकिन वो पॉपुलेशन कैसी है, वो सर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है. तो सवाल क्या पूछते हैं, विच ट्रेट अरोज अर्लियर. इन दोनों में से पहले कौन अराइज हुआ होगा, ए वाला या बी वाला. अब नॉर्मल क्या सोचना होता है कि सर जैसे जैसे बढ़ता जाता है कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और वही ऑर्गेनिज्म उसको अटेन कर रहे होते हैं. अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ट्रेट बी जो है वो समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोग अटेन कर रहे हैं, लेकिन यहां पे भी क्या होगा, पहले ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं. ट्रेट ए बिकॉज इट इज रेयरर, क्योंकि कम है यहां पर, ट्रेट ए. ट्रेट बी बिकॉज मोर इंडिविजुअल्स कैरी इट. क्या कह रहा है कि ट्रेट बी जो है उसको ज्यादातर इंडिविजुअल कैरी कर रहे हैं. रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है. एसेक्सुअल के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं. ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं बेटा, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैसी होती है, जिस तरीके से वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है उसी तरीके से हो रही है. तो अगर यहां पर ट्रेट बी जो है वो 60% पॉपुलेशन जो है उनके पास है, तो ट्रेट बी के बारे में क्या बोल हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सबसे ज्यादा इसको कैरी कर रहे हैं, इसी वजह से ये ज्यादा पहले अर्लियर जो है वो अराइज किया होगा. फिर बहुत थोड़े से चेंजेस आए जिसकी वजह से ट्रेट ए आ गया, और ट्रेट ए के बहुत कम ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग. क्या कह रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी का पार्ट है. नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स एज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बाय डूइंग व्हाट. कह रहे हैं क्रिएटिंग न्यू वेरिएशंस इन डीएनए. नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं. अच्छा साहब, डार्विन की थ्योरी में वेरिएशन का पार्ट था, इसको भी रखते हैं. सेलेक्टिंग प्री एग्जिस्टिंग
इनहेरिटेड वेरिएशंस दैट कन्फर सर्वाइवल एडवांटेज। ओके, कह रहे हैं कि वो सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है किसको, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशंस को, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वेरिएशंस को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्वाइवल का एडवांटेज मिलता है। नेचुरल सिलेक्शन इसी को तो कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का क्या होता है, डार्विन ने कहा था कि जिसके अंदर ऐसे वेरिएशंस होंगे जिनको हम लोग पॉजिटिव वेरिएशन कहते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल आसान हो जाएगा, उसको जो है वो नेचर सेलेक्ट करेगा कि यू शुड लिव, यू शुड प्रॉस्पर। तो यहां पर क्या है बेटा कि ये चीज यही कह रही है कि सिलेक्टिंग प्री एग्जिस्टिंग इनहेरिटेड वेरिएशंस, उनको सिलेक्ट करना है जिसकी वजह से सर्वाइवल हो जा रहा है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कॉजिंग रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी नहीं, इंक्रीजिंग म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं चेंज हो रहा है पॉपुलेशन के लिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यानी कि सडन चेंज होता है किस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर। एकदम से कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी, लेट्स से कि बीटल्स थे, वो क्या थे कि भैया रेड कलर के थे, एकदम से चेंज हुआ, वो सारे के सारे जो है वो कैसे हो गए, जितनी भी पॉपुलेशन है वो ब्लू कलर की हो गई। कैसे हुआ ये जेनेटिक ड्रिफ्ट, मान लो कि एक जगह पर क्या है अलग अलग बीटल्स मौजूद थे, 50% बीटल जो थे, या मान लीजिए आपकी 80% बीटल जो थे, 80% बीटल जो थे वो कैसे थे, ग्रीन कलर के थे, ठीक है, और 20% बीटल्स जो थे वो रेड कलर वाले थे। अब क्या हुआ, एक्सीडेंटली कुछ ऐसा चेंज आया, यानी कि एक हाथी गुजरा, वो जितने 80% वाले थे सबके ऊपर चढ़ गया, सब एकदम खत्म हो गए। अब क्या हुआ, ये 20% जो है यही थ्राइव करेंगे, यही रिपॉपुलेट करेंगे, और रिप्रोड्यूस करने के बाद इसका इन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यानी कि एकदम सडन चेंज आया कि ये क्या हुआ, अब रेड कलर के ही बीटल्स मिल रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आई होप कि आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन पिछले स्लाइड में भी बताया आपको, कह रहे हैं किन टर्म्स में वो डिफर कर रहा है, ये देखा जाए। इट इन्वॉल्व्स एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो नहीं करता है सर, नेचुरल सिलेक्शन तो कर रहा है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, एकदम से चेंज हो जा रहा है। इट चेंजेस जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इवेंट्स, नॉट सर्वाइवल इवेंट एडवांटेज। यही तो बयान कर रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो चेंज है कैसे चेंज कर रहा है, ये चेंज हो जाता है किसमें, जीन की फ्रीक्वेंसी में। 20% बीटल ही बच पाए, किस वजह से, चांस की वजह से, चांस इवेंट रहा। हो सकता है उनका 20% के ऊपर चढ़ा होता तो रेड वाले नहीं मिल रहे होते, खाली यही वाले एग्जिस्ट कर रहे होते, ग्रीन वाले, लेकिन चांस इवेंट की वजह से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, नेचुरल सर्वाइवल एडवांटेज की वजह से नहीं हुआ, यानी कि नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन बीइंग सेलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट। क्या डिस्क्राइब कर रहा है सर, यही चीज तो है जिसको इतनी देर से हम लोग क्या कह रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन को किसने बताया था, डार्विन ने बताया था बेटा, ठीक है, जो थ्योरी थी इनकी। नेक्स्ट आगे मेंडल की बात आ गई, यानी कि यहां पर हेरेडिटी की बात आ गई। कह रहे हैं कि मेंडल्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ओवर अर्लियर साइंटिस्ट हु स्टडीड ट्रेड इनहेरिटेंस वाज व्हाट। कह रहे हैं मेंडल अकेले तो थे नहीं जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, बहुत से और अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन ऐसी क्या खास बात थी मेंडल के अंदर, ठीक है, वो पूछी जा रही है जो कि औरों के अंदर नहीं रही। आइए देखा जाए ऑप्शन। कह रहे हैं यूजिंग गार्डन पीस फॉर एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं कोई भी गार्डन पीस तो यूज कर सकता था, नॉर्मल है, इन्होंने ये करा। आइए और देखिए, स्टडिंग मल्टीपल ट्रेड्स साइमल्टेनियसली। मल्टीपल ट्रेड्स उन्होंने साइमल्टेनियसली पढ़े थे, ये भी बात ठीक है। कीपिंग अ मैथमेटिकल काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग ईच ट्रेड पर जनरेशन। ये जो बात थी, क्योंकि ये क्या थे, इन्होंने मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई करी थी और साइंस की भी पढ़ाई करी थी, और दोनों अपनी नॉलेज को मर्ज करके जो है वो इन्होंने इनहेरिटेंस के ये लॉ दिए थे। ऐसी चीज अभी तक किसी ने जो है वो नहीं करी थी। यही वजह थी कि मेंडल के वर्क को इतना ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस मिला, यानी कि इतना लोगों ने खिताबत उनको अता फरमाई, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिर से हेरेडिटी से आ गया। कह रहा है कि व्हेन मेंडल क्रॉस दिस पर्टिकुलर प्लांट विद द शॉर्ट प्लांट एंड ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स वर टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, दिस डेमोन्स्ट्रेट व्हाट। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी कि ये आपने इस तरीके से ये मौजूद थे सर, ये पेरेंट्स, इन पेरेंट्स को जब क्रॉस करवाया गया तो सारे के सारे क्या बने,
हेट्रोजाइगस टॉल बने, सॉरी हेट्रोजाइगस टॉल बने सारे के सारे। तो ये चीज क्या शो कर रही है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस? नहीं, ये तो डोमिनेंस तो शो कर रही है। कोडोमिनेंस? क्या दो चीजें डोमिनेंट हो रही हैं? बिल्कुल नहीं सर। कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ कैपिटल टी ओवर स्मॉल टी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये एक एक प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं? अपने आप को शो कर दे रहे हैं, डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये हम लोगों को पता चलता है, फर्स्ट लॉ मेंडल का। Okay, let's move forward for the next one. Question number 8 कह रहा है in Mendel's F2 generation that has been obtained by selfing of F1 heterozygous plants, the ratio of this and this is what? किस तरीके से होता है? आइए क्रॉस करके देखा जाए। वैसे तो आपको ये याद रहेगा, लेकिन हम लोग यहां पर क्रॉस करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें बन रही हैं। ये पेरेंट्स थे, क्या कर रहा है? अच्छा ये पेरेंट्स है, सॉरी, सेल्फिंग करा जा रहा है, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये गैमीट्स आर गोइंग टू फ्यूज, तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी बनेगा, इस कैपिटल टी के साथ फिर से स्मॉल टी बनेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा सर? 2, और ये क्या हो जाएगा? 1। यही चीज पूछी है। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या रेशियो रहेगा? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन पूछी गई है इन दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये मैंने बस बता दिया है, दिखा दिया है। वहां पर क्या है कि F2 जनरेशन का इस तरीके से देखा आपने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, खट से लगा दिया। यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ पी प्लांट विद राउंड सीड, ठीक है सर, इज क्रॉस विद द रिंकल्ड सीड, उनका ये जीनोटाइप है। द F1 प्लांट्स प्रोड्यूस F2 ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ रिंकल्ड सीड प्लांट्स इन F2 विल बी व्हाट? F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? अब देखिए भाई, अब ये जो है वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव है। इन दोनों का क्रॉस होगा, क्या क्या मिलेंगे हम लोगों को? सारे के सारे सर यही मिलेंगे। क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब इनका क्या हो जाएगा सर? गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। फर्दर इनका गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये इनके गैमीट्स बनेंगे, और इनके जो प्रोजेनी होंगे, यानी कि F2 जनरेशन हमें क्या मिलेगी? कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो जाएगा, अगेन कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो जाएगा, और स्मॉल आर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ रिंकल्ड सीड, यही होगा अकेला रिंकल्ड सीड। तो एक है सर, कितने में से? 1 2 3 4, 4 में से ये एक बन रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 1/4। आई होप यू आर एबल टू डू दिस बिफोर मी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? थर्ड लॉ से पूछ रहा है, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेट्स इज पॉसिबल बिकॉज ईच जीन सेट इज प्रेजेंट एज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पहले मैं समझा दूं आपको। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ, थर्ड लॉ होता है जो कि मेंडल ने दिया था, कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने एनसीईआरटी में भी अपने एग्जांपल देखा होगा कि राउंड एंड येलो सीड्स हैं, दोनों डोमिनेंट है, और ये रिंकल्ड और ग्रीन सीड है। तो ऐसा नहीं होगा कि राउंड के साथ ये येलो वाले हमेशा लिंक्ड होंगे या रिंकल्ड के साथ ग्रीन हमेशा लिंक्ड होंगे। इनका इनहेरिटेंस जो है, इनका जो असॉर्टमेंट है, इनका जो ट्रांसफर है, वो इंडिपेंडेंट होगा। ये क्या हो सकता है? ये राउंड वाला ग्रीन के साथ भी हो सकता है, ये येलो वाला जो है वो रिंकल्ड के साथ भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होकर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो क्या पूछ रहा है आपसे सवाल? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक जीन इज प्रेजेंट एज, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पॉसिबल है। आइए देखें, अ सिंगल लॉन्ग कंटीन्यूअस डीएनए, एक सिंगल होता तो नहीं ये पॉसिबल हो पाता, अलग अलग है इसलिए। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया, नहीं। सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस आर दैट आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, तो अलग अलग सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से अलग अलग इनका इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसफर होता है। आई होप यू गेट दैट बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या पूछ रहा है कि अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट क्रॉसेस टॉल पी प्लांट which are violet in color with short plants which are white in color, ठीक है। progeny all have violet flowers,
बट हाफ आर शॉर्ट, आधे कैसे हैं, छोटे हैं, शॉर्ट है। ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप जो है वो टॉल पेरेंट का कैसा होगा। ठीक है, अगर यहां पर देखो टॉल प्लांट्स हैं, टॉल में क्या कंडीशन है, ये है, और वॉयलेट है, तो वॉयलेट के लिए वी कैन यूज दिस। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, शॉर्ट है, तो शॉर्ट के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये होगा, और व्हाइट है यानी कि स्मॉल वी और स्मॉल वी, ये तो यही होगा। लेकिन इसके लिए दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है सर, हो सकता है ऐसी वाली कंडीशन हो, ठीक है, हो सकता है ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर अब आंसर हमको कहां मिलेगा, कह रहा है प्रोजेनी ऑल हैव वॉयलेट फ्लावर्स, सबके पास वॉयलेट फ्लावर है। इसका क्या मतलब होगा कि ये वाली कंडीशन सर होमोजाइगस तो होगी ही, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती तो कहीं ना कहीं जाकर के हमको व्हाइट मिल जाता, क्योंकि ये स्मॉल वी इस स्मॉल वी के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, स्मॉल वी तो व्हाइट हो जाता। ऐसा हमको नहीं मिल रहा है, सारे के सारे वॉयलेट हो रहे हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल आउट हो गई। अब इन दोनों में से बच रहा है हमारे पास, क्या कह रहे हैं कि बट हाफ आर शॉर्ट, प्लांट्स कहते हैं आधे जो है वो शॉर्ट भी हैं, तो इनके साथ मतलब कि अगर इनके जीन्स बन रहे हैं तो इनके साथ एक स्मॉल टी भी शामिल हो रहा है। इन दोनों कंडीशन में कैपिटल टी है, पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें एक स्मॉल टी आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो पेरेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, वॉयलेट के लिए सॉरी डब्ल्यू यूज करते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, ये सारे के सारे डब्ल्यू हो गए, तो ये क्या हो गया बेटा आंसर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन दीज टू थिंग्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो बोथ डोमिनेंट ट्रेट्स राउंड एज वेल एज येलो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो से आपसे सवाल पूछ लिया घुमा करके, सिंपल। अगर आपको याद है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं यानी कि राउंड एंड येलो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन हो जाएगा, रिंकल्ड एंड येलो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन हो जाएगा। ये इस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो है, उसी से पूछा है। तो दोनों डोमिनेंट जितने में होते हैं वो कितना होता है, 9 हो रहा है सर, और टोटल कितने हैं सर, 16 है। सो द करेक्ट आंसर इज 9/16। आई होप यू गेट दैट बेटा, किस तरीके से हो रहा है ये पूरा क्रॉस आप करके अगर देखना चाहें तो ये चीज देख सकते हैं, लेकिन इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सवाल को समझा हमने, किससे पूछ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो से पूछ रहा है, तो सवाल सिंपल है, लैंग्वेज का बस इस्तेमाल है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, आइए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स बिकॉज जीन्स डू व्हाट। तो आपको याद होगा क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे सेल होता है, सेल का मेन पार्ट बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं वो डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है वो जीन कहलाता है। जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और यही प्रोटीन आपके बॉडी को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चाहिएगा तो लिख लीजिएगा अपने पास, इससे सवाल जरूर आता है, हर साल आता है, लैंग्वेज चेंज करके आता है इस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, क्यों जीन्स क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज जीन्स एक ऐसी प्रोटीन बनाते हैं या एंजाइम बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। आइए ऑप्शन देखें, डायरेक्टली डिटरमिन द हाइट ऑफ द सेल, डायरेक्टली कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, आइए देखें। कोड फॉर एंजाइम्स दैट रेगुलेट हार्मोन प्रोडक्शन, सर बिल्कुल प्रोटीन या फिर एंजाइम। ठीक है ना, प्रोटीन लिख लीजिए यहां पर या फिर एंजाइम। ये क्या बनाते हैं, जीन्स आपकी प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। ये कोड करता है किस चीज के लिए, कि कैसी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाया, ग्रोथ बढ़ गई, प्लांट टॉल हो गया। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करना अक्रॉस जनरेशंस, ईच जर्म सेल मस्ट कंटेन व्हाट। आपको याद होगा कि इस तरीके से हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था
कि क्या है, यहाँ पर 2n क्रोमोसोम होते हैं और जब जर्म सेल्स बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है सर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस। और यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द डिप्लॉइड कंडीशन, और ये हैप्लॉइड गैमीट्स यानी कि जर्म सेल्स बन करके मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कह रहे कि 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, नहीं सर, डिप्लॉइड कंडीशन नहीं, हैप्लॉइड कंडीशन होती है जर्म सेल्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज बी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग्स द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, दो तरीके से होते हैं, एक नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स और इनको एलोसोम्स कहा जाता है। तो कितने होते हैं सर, हमने तो पढ़ा था सर कि टोटल 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऑटोसोम्स होते हैं, आपको बताया था मैंने। और एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछा गया पेयर क्या पूछा है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, 22 पेयर है तो 44 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था, बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने आई होप की कर लिया होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको मिलता है, क्या कहा जा रहा है कि अ चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड का जो सेक्स है इज डिटरमिन्ड बाय व्हिच पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है और इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, यानी कि फीमेल जो होती है वो होमोजाइगस होती है और मेल जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां से हर बार एक्स क्रोमोसोम आएगा, इसमें से एक बार एक्स आता है और एक बार वाई आता है। तो एक्स और एक्स के प्रोडक्शन से क्या होता है, ये गर्ल की बर्थ होती है, और एक्स और वाई के प्रोडक्शन से क्या होता है, ये एक बॉय की यानी कि मेल का बर्थ होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पेरेंट में दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सवाल में क्या पूछ रहा है कि यहां पर तो सेम क्रोमोसोम दे रहा है। ऑप्शन में देखिए, मदर एक्स क्रोमोसोम पास कर रही है, फादर जो है या तो एक्स पास कर रहा है या फिर वाई पास कर रहा है। तो यही डिसाइड करता है, क्योंकि यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, हर बार एक्स आएगा। फादर से अगर एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा, गर्ल की बर्थ होगी, अगर फादर से वाई हो गया तो बॉय की बर्थ होगी। तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि किसका मेन रोल होगा, तो फादर का यहां पर मेन रोल होगा। बट ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या मदर को ब्लेम किया जाता है, दिस इज वेरी रॉन्ग। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, फादर विद जीनोटाइप XY passes his X क्रोमोसोम टू अ चाइल्ड। अभी पिछले उसमें बात किया कि अगर X क्रोमोसोम आ रहा है तो किसकी बर्थ हो जाएगी, फीमेल की। क्यों, क्योंकि एक X तो मदर से आ ही गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर वगैरह से चेंज हो जाता है। तो आपको याद होगा क्लास में मैंने कुछ स्नेल के बारे में पढ़ाया था, कुछ टर्टल के बारे में पढ़ाया था, कुछ लिजर्ड के बारे में पढ़ाया था, अगामा अगामा के बारे में, ये सारी चीजें अलग अलग बताई थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन बींग्स सर नहीं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि टर्टल्स हैं, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। सम स्पीशीज ऑफ स्नेल, स्नेल के अंदर भी होता है बेटा, बिल्कुल दो ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन इसीलिए यहाँ पर ये दिया है, बोथ बी एंड सी। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी। स्नेल्स, टर्टल्स और लिजर्ड भी अगर ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ द अबव भी हो जाता। ह्यूमन बीइंग्स बस एक गलत है क्योंकि इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से एक और सवाल इससे मुझे याद आया, जैसे ड्रोसोफिला होती है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स ही नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रेशियो नापा जाता है, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द रेशियो ऑफ ऑटोसोम्स। बाकी बॉडी में जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनके रेशियो के हिसाब से ड्रोसोफिला में मैनेज किया जाता, वो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, इन द बीटल कलर एग्जाम्पल, बीटल का कलर का एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेगा। व्हेन एन एलिफेंट, अच्छा वही एग्जाम्पल जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी लेकर के दिया था कि एलिफेंट ने जो है वो आकर के क्रश कर दिया, वही चीज। व्हेन एलिफेंट रैंडमली क्रश मोस्ट रेड बीटल्स एंड ब्लू वन सर्वाइव बाय चांस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। पहले ही बता दिया किस चीज का एग्जाम्पल है बेटा, ये यही चीज तो होती है सर, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाय चांस जो इस तरीके से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि ग्रीन बीटल्स सर्वाइविंग बेटर देन रेड बीटल्स ऑन ग्रीन लीव्स
बिकॉज क्रोज कैन नॉट सी देम एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। होता क्या है बेटा, यानी कि अगर इस तरीके से जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या चीज है, ये ग्रीन ग्रीन है, तो क्रोज जो होते हैं ये बीटल के ऊपर प्रेडेट करते हैं, उनके प्रेडेटर होते हैं, उनको खाते हैं। अब ग्रीन ग्रीन कलर के बीटल है तो इसी में जो है वो छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्रोज को। दूसरे कलर के जो होते हैं, रेड होगा ब्लू होगा, रेड वाला तो ज्यादा से दिखेगा, वो प्रेडेशन का शिकार हो जाएगा। तो वो चीज पूछ रहा है कि रेड बीटल्स ऑन ग्रीन लीव्स बिकॉज क्रोज कैन नॉट सी देम एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यानी उसके साथ क्या करा बेटा, ये ब्लेंड हो गए। नेचर ने उनको, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो होगा नहीं सर, बाय चांस हो नहीं रहा है, म्यूटेशन प्रेशर, म्यूटेशन भी नहीं हुआ एकदम से, फाउंडर इफेक्ट भी, ये रहा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली सेलेक्ट किया जा रहा है। नेचर ने इसको सेलेक्ट किया कि भाई ग्रीन वाले आप ब्लेंड हो जाइए, आपका सर्वाइवल जो है वो होता रहेगा, और रेड वाले जो है वो बच जाएंगे, रेड वाले जो है वो उनका प्रेडेशन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस इज द एसेंस ऑफ व्हाट, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन। कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहे हैं सर, क्यों चेंज आ रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ को, यानी कि चेंज की वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस एड ऑन होते चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वेरिएशंस है, और वेरिएशन होते 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 अल्टीमेटली एक नई स्पेशी मिल जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि इस तरीके से धीरे धीरे चेंज होते हुए आ गया। तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा बच्चे, इवोल्यूशन। ओके, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस, दिस इज एन एसेंस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज इट स्टेट्स, कह रहा है, फिर से बीटल से पूछ रहा है, बीटल्स बिकमिंग पुअरली नरिश्ड ड्यू टू प्लांट डिजीज शो रिड्यूस एवरेज वेट, यानी कि प्लांट में कुछ डिजीज हो गई, अब बीटल्स को जो है वो प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हुआ, उनका वेट कम हो गया। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। This reduced weight is subsequent generation is not an example of evolution because, कह रहे हैं कि ये जो वेट में डिक्लाइन हो रहा है, ये इवोल्यूशन, मतलब कि हर एक जनरेशन में ये इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोगों को ये मालूम है कि दो तरीके के सेल्स होते हैं, वन सेल दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स, जिससे कि पूरी बॉडी बनती है, दूसरे क्या होते हैं, जर्म सेल्स, यानी कि सेक्स सेल्स होते हैं। अगर जर्म सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो ये इनहेरिट होंगे, अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंज आते हैं तो ये इनहेरिट नहीं होंगे। और ये क्या कहता है, ये एक लॉ कहता है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ। और यही बायोजेनेटिक लॉ जो था वो किसने दिया था, एक भाई साहब ने दिया था जिनका नाम था ऑगस्ट वीजमैन। ऑगस्ट वीजमैन ने जो ये लॉ दिया था, और ये इसको किसने डिक्लाइन किया था, लेमार्क की जो थ्योरी थी उसको खत्म किया था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो उन्होंने कहा था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे नहीं कि सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर सोमैटिक सेल्स में चेंज आएगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, अगर जर्म सेल्स के अंदर चेंज आएगा वही सिर्फ ट्रांसफर होगा। यानी कि उसका एग्जांपल उन्होंने क्या करा था, 22 जनरेशन तक टेललेस माउस को कल्चर करा था, लेकिन एक भी माउस ऐसा नहीं मिला था जिसकी टेल ना होती है। सैलामेंडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। इसका एग्जांपल उन्होंने दिया कि अगर कोई इंसान है जो कि बॉडी बिल्डिंग करके मसल्स बना लेता है, तो ऐसा नहीं कि उसके जो बेटा होगा या बेटी होगी तो वो जो है वो एकदम बॉडी बिल्डर पैदा होगी। क्यों, क्योंकि बॉडी सेल्स के अंदर चेंज है, सेक्स सेल्स के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, दिस रिड्यूस वेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज, ऑप्शंस को देख लिया जाए बेटा, क्या क्या कह रहे हैं, द ट्रेट इज नॉट विजिबल, ऐसी बात नहीं है, द चेंज इज नॉट इनहेरिटेड, बिल्कुल ये वाला चेंज जो है वो इनहेरिट नहीं होगा, अगले जनरेशन में ये चेंज जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वेट में नॉर्मल चेंज हो रहा है। ओके, बॉडी सेल्स के अंदर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ, अरे लीजिए भाई उसी एक्सपेरिमेंट से आ गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ माउस टेल्स over many generations does not produce tailless offsprings. This disproved, क्या डिस्प्रूव कर दिया, ऑगस्ट वीजमैन की थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ को प्रूव किया इन्होंने, क्या डिस्प्रूव कर दिया, लेमार्क की थ्योरी को, अक्वायर्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विन की थ्योरी नहीं सर, मेंडल का लॉ नहीं सर, लेमार्क की थ्योरी। ओके, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसको जो है इसने खत्म कर दिया। अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ये चीज जान ली। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्वायर्ड ट्रेट है जो कि इनहेरिट
नहीं होगा। आई कलर नहीं सर, आई कलर एक्वायर्ड ट्रेट नहीं है, इनहेरिटेड है। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड है। ईयरलोब कैसा है, अटैच्ड है कि फ्री है, सर ये तीन तो यही होगा। मस्कुलर डेवलपमेंट, ये भी अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि जाहिर सी बात है उसने क्या करा, बॉडी बना ली, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है, ये इनहेरिट नहीं होगा बेटा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वी आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन बिकॉज, किस तरीके से क्या पूछ रहा है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की एक तरीके से इनडायरेक्टली बात करा जा रहा है, कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन बिकॉज वो इवोल्यूशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, इंडिविजुअल लिव्स टू शॉर्ट फॉर अ टाइम, ऐसा नहीं है, कुछ लंबे लंबे वक्त तक भी बहुत ज्यादा रहते हैं। सोमैटिक चेंजेस कैन नॉट ऑल्टर जर्म सेल्स डीएनए, फिर से सेम सवाल उसी स्लाइड से, क्या कह रहा है सर, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इंडिविजुअल के, वो कैसे एक्सपेरिमेंट हैं, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि सोमैटोप्लाज्म में यानी कि सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस अगर जेम सेल्स के अंदर होते तभी ये इनहेरिट हो पाते, क्योंकि ये सोमैटिक चेंजेस हैं, इस वजह से इनहेरिट नहीं हो रहे हैं। आई होप यू गेट दैट बेटा, अच्छा सवाल है, उसी स्लाइड से सवाल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है टू पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स बिकम सेपरेटेड स्पीशीज, ये दो पॉपुलेशन है बीटल की, वो क्या हुआ, वो अलग अलग स्पीशी बन गई, उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए। आइए देखते हैं कैसे। लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग दिखने लगे, रेड और ग्रीन कलर के हो गए तो दिखने लगे, में क्या हो गया सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लिव इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, अगर अलग अलग जगह पे रहने लगे, भाई चिड़िया यहाँ पे भी है, अफगानिस्तान में भी चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया चिड़िया है एक तरीके की, ये नहीं कि भैया पेंगुइन को तुम लोग जो है वो ऑस्ट्रिच से कंपेयर करने लगे। कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर इवन इफ दे मीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि सर वो दोनों अलग अलग स्पेशी मिल गए, स्पेशी क्या होता है, स्पेशी की सबसे खास चीज, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैसी होती है कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड, वो आपस में ब्रीड कर दे सकते हैं, तभी उनको एक ही स्पेशी में कंसीडर करा जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो, ये करेक्ट आंसर होगा कि ये दो अलग अलग स्पेशी कब उसको कहेंगे, जब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इवन जब उनकी मुलाकात भी हो गई तब भी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं बच्चों किस तरीके से क्वेश्चंस में वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया, इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक आध पूरे चैप्टर को मैंने इस तरीके से कवर किया है आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को इन सवालों के तौर पे। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशी फॉर्म्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड एज व्हाट, नई स्पीशी का बनना, डार्विन की थ्योरी का लास्ट वाला पॉइंट, origin of new species, that is also called as speciation, यानी कि positive variations are going to add on generation by generation will ultimately leads to the formation of a new species and that particular process is called as speciation कहा जाता है बेटा। और यही speciation की वजह से जो है, यही evolution जो है वो शो करता है नई species का आना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन promotes speciation mainly by doing what, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आपको क्या बताया था मैंने कि इस तरीके से दो पहाड़ हैं, इसके बीच में क्या है बेटा, मान लीजिए वैली है, तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बीटल्स रह रहे थे, बीटल्स इतना ऊपर उड़ ही नहीं सकते, यहाँ पे अलग बीटल्स रह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से बिल्कुल आइसोलेट हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग स्पीशीज बन गए। तो आइए देख रहे हैं सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन प्रमोट्स स्पेसिएशन, ये स्पेसिएशन को नई स्पेशी के बनने को प्रमोट करता है। क्यों करता है, इंक्रीजिंग म्यूटेशन रेट इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, आइसोलेटेड पॉपुलेशन रहेंगे तो उसमें म्यूटेशन ही खास तौर से क्यों होगा, ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर चीज नहीं है। रिड्यूसिंग जीन फ्लो रुक जाएगा, अलाउइंग जेनेटिक ड्रिफ्ट को वो अलाउ कर सकते हैं, एंड डिफरेंट नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ये पूरी एनसीईआरटी की जो है वो लाइन से उठा करके यहाँ पर रख दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो क्यों सपोर्ट करता है स्पेसिएशन को, स्पेसिएशन मतलब कि नई स्पेशी को बनने के लिए सॉरी,
कि जीन फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट एकदम से चेंज आ भी सकता है, एंड डिफरेंट नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस उसके लिए जो है वो मौजूद रहेगा, ताकि वो जो कि इंडिपेंडेंटली मौजूद हो जाएगा अलग अलग उस पे। ओके, आई होप यू गेट दैट बच्चों। जस्ट गिव लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल बी लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम इफेक्टिव होगा एज अ फैक्टर इन स्पेसिएशन फॉर व्हाट? ठीक है, बीटल्स इन द वैली। सर इतनी देर से आप इसी का एग्जांपल दे रहे हैं, तो सबसे कम तो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बीटल्स उतने बार उड़ ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा खासा होगा। अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पेशी, एक ऐसी प्लांट की स्पेशी है जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा ना, तो उसको क्या होगा, उसके अंदर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना सर। ज्योग्राफिकली आइसोलेट उसको कैसे करेंगे? उनके दोनों सेक्सेस को थोड़ी ना उठा करके आप अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सब साफ साफ सीधी सीधी बात समझ में आ रही है सर कि बिल्कुल दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर सेल्फ पॉलिनेटिंग है उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है, खुद ही अपने आप को पॉलिनेट कर लेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि इन स्पेसिएशन यानी कि स्पीशीज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को थ्रू क्रोमोसोमल चेंजेस टू ग्रुप्स बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि स्पेसिएशन में क्या होता है, यानी कि अब दो अलग अलग स्पीशीज बन गए, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, यानी कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, कब कहते हैं इसको? व्हेन दे डेवलप डिफरेंट कलर्स, अगर उनके डिफरेंट कलर हो जाए, सर कलर से कोई मतलब नहीं, देयर जर्म सेल्स कैन नो लॉन्गर फ्यूज ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो चुके हैं और अब इनके जर्म सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। तो यहाँ पे रीजन भी बता दिया कि स्पेसिएशन क्यों हो रहा है, स्पीशीज अलग अलग बन गई, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो गए हैं, अब आपस में वो फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है कि द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज शेयर इन कॉमन द मोर रिसेंटली दे इवॉल्व, यानी कि उनके नजदीकी एंसेस्टर जो होंगे वो करीब करीब वाले होंगे। कह रहे हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक ठाक मिल रही हैं, तो क्या होगा, उनका एंसेस्टर जो है वो एक ही होगा। यही चीज तो शो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, अंडरवेंट जेनेटिक ड्रिफ्ट, अडेप्टेड टू द सेम इन्वायरमेंट। सेम इन्वायरमेंट अगर होता तो सेम जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, कह रहे हैं दो स्पेशी अगर हो रही है एक जैसी, तो ये क्या हो रही है कि एक ही सिंगल चीज से डाइवर्ज होकर के आई है, यानी कि ए ये था, इससे जो है वो इस तरीके से दो निकल करके आई हैं, और इन दोनों के फीचर्स जो है काफी ज्यादा जो है वो कॉमन है, थोड़े बहुत चेंज हो गए, ज्यादातर कॉमन है। इसका मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर व्हाट? स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी उसके अंदर, ओके, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को आप देखेंगे, या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को देखेंगे। तो सर स्पीशी का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है? इवोल्यूशन के बेसिस पे किया जाता है कि क्या उसकी इवोल्यूशनरी स्पीशीज है, अरे सॉरी रिलेशनशिप्स हैं, कि एक पर्टिकुलर चीज से इवॉल्व हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, तो किससे मिल रहे हैं? तो क्या देखा जाता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स उसके देखे जाते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कि किस तरीके से है, कनेक्टिंग लिंक्स ढूंढे जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल हो गया। मॉर्फोलॉजिकल और एनालॉजिकल जो एविडेंसेस हैं वो सारे देखे जाएंगे आपके, आपका होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स, ये सब क्या है? ये प्रूफ है बेटा, एविडेंसेस है किस चीज के? इवोल्यूशन के। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इससे इन सारी चीजों से जनरेट हो रही है। नेक्स्ट आगे देखा जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि द फोर लिम्ब ऑफ मैन, the flippers of whale, the wings of bat and the leg of a horse, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? तो ये सारे जो हैं अगर आप देखेंगे तो इन सबके सब फंक्शंस जो हैं, अगर आप गौर से ध्यान दें तो सबके फंक्शंस जो हैं वो अलग हैं। क्या है? फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन का फोर लिम्ब है इस तरीके से सर, ग्रैब करने के लिए, हैंड रेस करने के लिए इस्तेमाल आ रहा है। व्हेल का फ्लिपर है सर, क्या है? तैरने के काम आ रहा है। विंग्स ऑफ बैट है सर, उड़ने के काम आ रहा है। घोड़े का पैर है, दौड़ने के काम आ रहा है। लेकिन
इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो सबका जो है वो सेम होता है। स्ट्रक्चर कैसे सेम होता है सर? अगर आप उनकी हड्डियां देखेंगे तो ह्यूमंस के अंदर यहां से यहां तक क्या होता है? ह्यूमरस होता है। इन सब के अंदर भी यहां से यहां तक ह्यूमरस है। फिर रेडियस एंड अल्ला सबके अंदर मौजूद है। फिर फिलेंजेस मौजूद है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स सबके अंदर मौजूद है। तो स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग हो गया। ये क्या प्रूफ करता है कि एक जगह पर शुरुआत में ये लोग इनके एंसेस्टर रहा करते थे, फिर ये अलग अलग जगह चले गए, एक जगह से अलग अलग जगह चले गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? इनका फंक्शन अलग अलग हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर आज भी सेम है। तो इट शोज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड ऐसे ऑर्गन्स दैट हैज सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दे आर कॉल्ड एज different functions but same structure and origin, they are called as homologous organs। लेकिन ऐसे organs यानी कि एनालोगस भी बता दूं, इसमें क्या होता है बेटा? फंक्शन सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि विंग्स की बात करी, बैट भी उड़ने के काम कर रहा है, बैट के पास विंग्स है। बैट के विंग्स में हम लोगों ने देखा कितनी सारी हड्डियां हैं। आपने इंसेक्ट को भी देखा, यानी कि एक बटरफ्लाई को देखा, बटरफ्लाई के पास भी विंग्स है सर, वो भी उड़ रही है, लेकिन उसके इंसेक्ट का स्ट्रक्चर, उसके विंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग होता है बैट से। तो स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, उड़ने के काम आ रहा है। तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि फंक्शनल नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, ऑस्ट्रिच वगैरह के अंदर विंग्स हो गए, कोई काम नहीं है जिनका। कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर, ये तो अलग बात हो गई। बहरहाल आई होप यू गेट दैट। क्वेश्चन नंबर 33 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 स्टेट्स द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट। अभी जो एग्जांपल दिया मैंने वही चीज पूछ लिया, ये एनालोगस होते हैं। क्यों एनालोगस होते हैं बेटा? कह रहे हैं बोथ आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। बिल्कुल सर। बटरफ्लाइज बैट्स आर डिस्टेंटली रिलेटेड? नहीं। दे लुक सिमिलर बट हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर? बिल्कुल सर। दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है, विंग्स की ही तरह दिख रहे हैं भाई, लेकिन क्या है? फंक्शनल, अरे स्ट्रक्चर जो है, अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड सी। नहीं, ये नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। होमोलोगस ऑर्गन सजेस्टेड दैट ऑर्गेनिज्म शेयरिंग देम। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है? ये कॉमन एंसेस्टर था, उससे अलग अलग जगह जाकर के ये क्या हुआ? अलग अलग चीज इवॉल्व हो गए वो। तो ऑप्शंस में क्या दे रहा है आप देख ले। परफॉर्म सेम फंक्शन, लिव सिमिलर एनवायरनमेंट, हैव अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर इनका था और ये अलग अलग जाकर के इवॉल्व हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स एक्सेप्ट व्हाट। अच्छा चलिए साहब ऑप्शंस देखे जाएं। कह रहे हैं ह्यूमन आर्म एंड डॉग आर्म, ये होमोलोगस ऑर्गन है। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का और बर्ड का, ये होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है बेटा। अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है? ये एनालोगस ऑर्गन्स है। ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट टस्क होमोलोगस ऑर्गन है बेटा ये भी। पोटैटो के रनर्स और पोटैटो का आई आई होना चाहिए था, और ये रनर्स ऑफ ग्रास, ये दोनों क्या है? ये भी होमोलोगस हैं। तो ये क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 इज सी। ओके, आई होप यू गेट दैट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। फॉसिल के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं फॉसिल कब बनता है? फॉसिल कब बनता है सर? जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म बना, मरा, ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, सेडिमेंट्स उसके ऊपर ऐसे आकर के डिसॉल्व हुए कि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाया। ठीक है, तो फॉसिल ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कंप्लीटली सर खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो गया तो। डेड ऑर्गेनिज्म और देयर पार्ट आर प्रिजर्व्ड इन द इन्वायरमेंट दैट प्रिवेंट फुल डिकम्पोजिशन। फुल डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, कुछ स्ट्रक्चर उसका बच गया, इसी वजह से क्या बन गया बेटा? फॉसिल बन गया। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या पूछ रहा है? कह रहा है व्हेन डेटिंग फॉसिल्स, फॉसिल की जब डेटिंग, उसकी तारीख निकाल रहे हैं, कार्बन डेटिंग जिस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? कार्बन डेटिंग। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग जब करी जाती है, फॉसिल फाउंड इन डीपर रॉक लेयर्स आर जनरली व्हाट? जितने नीचे मिलेंगे, यानी कि ये नीचे मिलेंगे, ये फॉसिल है, इस जगह पर एक फॉसिल ए मिल रहा है, ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो गया, दूसरे लोग इसके ऊपर रहने लगे, बी लोग रहने लगे, फिर क्या हुआ? ये मरे, इनके ऊपर भी सेडिमेंटेशन हो गया, फिर अगली जनरेशन सी रहने लगी, फिर इस तरीके से ये डिपोजिशन हुआ, अब जो रह रही है वो डी रह रही है। तो जितना ज्यादा नीचे मिल रहा है उतना पुराना फॉसिल होगा, सिंपल सी बात है। फॉसिल फाउंड इन डीपर रॉक्स आर जनरली ओल्डर।
वो क्या है, हमेशा कैसे होंगे बेटा, पुराने होंगे, ऑफ द सेम एज, मोर रिसेंट, ऑलवेज इनवर्टिब्रेट्स नहीं, ओल्डर, जो नीचे जितने ज्यादा नीचे मिलेंगे उतने ज्यादा पुराने होंगे, तो सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल हैव व्हाट। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की अगर बात करें, मॉलिक्यूल्स की फाइलोजेनी की अगर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ये आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल गोइंग टू हैव व्हाट, फ्यूअर डीएनए डिफरेंसेस, कम डीएनए के डिफरेंसेस होंगे, मोर डीएनए डिफरेंसेस एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, आइडेंटिकल प्रोटीन होंगी उनके अंदर, यानी कि सेम होंगे, यानी कि उनके अंदर ज्यादा होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि ये आइडिया क्या है, मोर डिस्टेंटली रिलेटेड, यानी कि दूर दूर से रिलेशन उनका है। इसका मतलब क्या है कि जितने ज्यादा डिफरेंसेस इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे वक्त के साथ, उतना ज्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे, यानी कि कम सिमिलैरिटीज उसके अंदर मिलेंगी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जब आप इस तरीके से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और जितने ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं उतने ही ज्यादा डिस्टेंटली वो रिलेटेड होंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि ज्यादा ज्यादा डीएनए डिफरेंसेस इस चीज को जो है वो बयान करेंगे। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन बेटा जो है अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और ये लैंग्वेज जो है वो बेहतरीन एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या पूछ रहा है कि फेदर्स इन डायनासोर्स, डायनासोर्स के अंदर जो फेदर्स थे ओरिजिनली इवॉल्व फॉर इंसुलेशन। शुरुआत में वो किस लिए इवॉल्व हुए, इंसुलेशन के लिए। बहुत ठंड पड़ रही थी तो उसके उनके ऊपर क्या हुआ, फेदर्स थोड़े बहुत डेवलप हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, एंड लेटर बिकेम यूजफुल फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स। बाद में इवोल्यूशन होते होते वक्त के साथ क्या हुआ, वही फेदर्स अब बर्ड्स इस्तेमाल करती किस चीज के लिए, उड़ने के लिए। दिस डिमॉन्स्ट्रेट, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, कह रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों, ह्यूमन का कोई रोल ही नहीं है। नहीं सर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है। आ स्ट्रक्चर दैट वाज अडैप्टेड टू अ न्यू फंक्शन ड्यूरिंग इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि क्या हुआ, फंक्शन पहले अलग था सर, अब वो उड़ने के काम आ गया। ये कब हुआ, ये इवॉल्व हुआ। ये फंक्शन क्या आया बेटा, इसने अडेप्टेशन किया, अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ ये उसमें धीरे धीरे चेंज हो गया उस पर्टिकुलर चीज का फंक्शन। ओके, एज पर दी अडेप्टेशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंपल आई स्पॉट इन फ्लैट फॉर्म लाइक प्लेनेरिया सपोर्ट्स द कंसेप्ट। यानी कि आई स्पॉट मौजूद थे जो कि फोटो सेंसिटिव थे, बस पता चलता था कि हाँ रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही है, मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो ये किस कंसेप्ट को प्रोड्यूस सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैव नो विजुअल एबिलिटी। विजुअल एबिलिटी हाँ सिंपल में नहीं था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे सिंपल नहीं देख पा रहे। आइए देखा जाए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स कैन इवॉल्व इन स्टेजेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है वो स्टेजेस में इवॉल्व होते हैं। सर बात तो समझ में आ रही है कि पहले जो है वो आई कैसी थी, फोटो सेंसिटिव थी खाली बस, फिर धीरे धीरे डेवलप होती गई, ह्यूमंस के अंदर बहुत अच्छी हो गई, इंसेक्ट्स के अंदर देखा तो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई कि 1000 लेंसेज जो है वो प्रेजेंट है जैसे एक सिंपल हाउस फ्लाई के अंदर। ये बात फिर भी सही लग रही है। ये क्या कह रहे हैं, आईज इवॉल्व्ड ओनली वंस इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बिल्कुल गलत बात है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस परफेक्ट ऑर्गन्स। नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो तो सेलेक्ट कर रहा था बस। तो यहां पर बेटा द एप्रोप्रिएट आंसर इज दिस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स कैन इवॉल्व इन स्टेजेस। इस चीज को, इस कंसेप्ट को ये जो है वो प्रूव कर रहा है। ओके, कि स्टार्टिंग में आई स्पॉट थे, अब जो है वो कॉम्प्लेक्स आई मिल रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। वाइल्ड कैबेज, आपने डायग्राम देखा होगा, वाइल्ड कैबेज से अलग अलग चीजें जो है वो बन रही है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसी से सवाल है ये। कह रहे हैं वाइल्ड कैबेज हैज बीन आर्टिफिशियली सिलेक्टेड। आर्टिफिशियली सिलेक्टेड होता है, ह्यूमन का रोल होता है इसके अंदर, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस ब्रोकली, उसी से बनाई गई। आपने कॉलीफ्लावर उसी से बनाया, कैबेज बुनी बनाया, केल बनाया, कोलाबरी बनाया। ये किस चीज का एग्जाम्पल है ये पूछ रहे हैं। तो आर्टिफिशियली सिलेक्टेड, ये तो सवाल में ही यहां पर कह दिया, सिंपल सी बात है सर, क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया। तो कभी कभार ऐसे बेवकूफी वाले सवाल भी जो है वो आ जाते हैं कि आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
ह्यूमन इवोल्यूशन इज करेक्ट। ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ था, आगे जाना चाहिए। कह रहे हैं मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं। सर चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस बिल्कुल ही मॉडर्न वाले नहीं। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि रामापिथिकस थे, ड्रायोपिथिकस थे, फिर होमिनिड्स आए कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑस्ट्रोलॉइड्स आए, वो अफ्रीका में हुआ करते थे, वहां से फिर नीदरलैंडियंस आए, फिर जो है वो होमो इरेक्टस बने, फिर होमोसेपियंस, फलाना ढिमकाना, पूरी दास्तां हम लोगों ने पढ़ी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर। तो मॉडर्न ह्यूमंस जो आए हैं वो डायरेक्ट चिंपैंजी से तो नहीं है। हाँ अगर देखें तो 99.9% जेनेटिक मेकअप जो है वो मैच करता है ह्यूमंस का चिंपैंजी से। ह्यूमंस एंड चिंपैंजी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर बट इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। दोनों के एंसेस्टर एक हैं लेकिन इवोल्यूशन अलग अलग हुआ है। अच्छा साहब, और देखा जाए ह्यूमंस आर द पिनिकल ऑफ इवोल्यूशन। पिनिकल मतलब कि स्टार्टिंग फाइनल प्रोडक्ट नहीं, इस तरीके से नहीं कि इवोल्यूशन खत्म ही हो गया। डिफरेंट ह्यूमन रेसेस इवॉल्व सेपरेटली इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अलग अलग ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। अच्छा, ह्यूमन इवोल्यूशन सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन इज करेक्ट। यहां पर जो करेक्ट सेंटेंस लग रहा है मुझे, वो ये दोनों ही लग रहे हैं कि ह्यूमंस एंड चिंपैंजी शेयर कॉमन एंसेस्टर, एक ही कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। सर डिफरेंट ह्यूमन रेसेस इवॉल्व सेपरेटली इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अलग अलग रेसेस जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग इवॉल्व हुई हैं। ओके, सो इट इज, दोबारा से थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन इज करेक्ट। ये दोनों तो नहीं है। ह्यूमन एंड चिंपैंजीज शेयर अ कॉमन एंसेस्टर बट इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक आ रही है सर। डिफरेंट ह्यूमन रेसेस इवॉल्व सेपरेटली इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अलग अलग रेसेस आए हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। ये वाली बात जो है वो थोड़ी सी वो हो रही है, गड़बड़ मुझे लग रही है, क्योंकि रेसेस का डिस्क्रिमिनेशन, अरे डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, वेरिएशन जो है हम लोगों को एक ही पर्टिकुलर जगह पे भी मिल जाता है। जैसे कि एक ही कॉन्टिनेंट की अगर बात हो रही है तो वहां पे ट्रॉपिक्स के हिसाब से, यानी कि जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है उसके हिसाब से हम लोगों को चेंजेस मिल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कॉन्टिनेंट का चेंज होना भी जरूरी हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो ये उतना अप्रोप्रिएट जो है वो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर बाय चांस ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें यू आर टू कंफ्यूज, so you can skip these kind of questions also। ठीक है, लास्ट में मैंने आंसर की भी लगाई है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हम लोग उसमें देखेंगे कि बी है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि जेनेटिक एविडेंस शोज दैट ऑल मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि होमो सैपियंस जो हैं, ओरिजिनली माइग्रेटेड फ्रॉम व्हाट, अफ्रीका। सर ये तो हम लोगों ने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि ये क्या है कि जितने भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं इस तरीके से कहां से आए थे, अफ्रीका से आए थे, फिर इधर उधर जाकर के इवॉल्व हो गए थे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा अफ्रीका वाली। क्वेश्चन नंबर 45, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस बिकॉज, कह रहे इवोल्यूशन जो है उसको आप खाली प्रोग्रेस नहीं समझ सकते। क्यों, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन इन दिस। क्या कह रहा है, बैक्टीरिया आर स्टिल अलाइव एंड थ्राइविंग इवन दो दे आर सिंपलर। ओके, बात ठीक है, बैक्टीरिया आर स्टिल नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस बैक्टीरिया के अंदर नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये इवॉल्व इस तरीके से होते हुए आ रहे हैं, बात तो ठीक है। ह्यूमंस आर नॉट द मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, नहीं, दे आर द मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये गलत है। मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन हैव इमर्ज्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो प्रोग्रेस भी यही होती है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है वो आगे इस तरीके से बढ़ती जा रही है, इवोल्यूशन में भी हो रहा है। 2 पॉइंट यहां पर सही है, तो बेटा अगर 2 पॉइंट आपको सही मिल रहा है तो ऑल ऑफ दी अबव दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं बेटा, जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए हैविंग दिस पर्टिकुलर जीनोटाइप मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी with this particular genotype, what are the possible blood groups of their children। तो आइए जरा क्रॉस करके देखते हैं, यहां पर क्या हुआ, ये इस तरीके से है और इसकी शादी जो हो रही है वो इनके साथ हो रही है। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या जाएगा सर, एक ये जाएगा और एक ये रिसेसिव वाला जाएगा। ठीक है,
ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोगों को, ये कोडोमिनेंस वाला यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप मिला, ये इससे क्रॉस होगा अगर, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ये बी ब्लड ग्रुप दे देगी, और ये दोनों रेसेसिव कंडीशन जब मिल जा रही है तो ये दोनों क्या ओ दे देगी। यानी कि क्या हो रहा है यहां पर, ए भी मिल रहा है ब्लड ग्रुप बेटा, ए भी मिल रहा है, बी भी है और ओ भी है, चारों तरीके के ब्लड ग्रुप आपको मिल रहे हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छा सवाल था बेटा, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल था कि चारों के चारों आपको ब्लड ग्रुप इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 आस्क यू दैट कि इन अ पॉपुलेशन क्रोज वर एलिमिनेटेड बाय ईगल्स, क्रोज को एलिमिनेट कर दिया ईगल्स ने, ठीक है। सो ग्रीन बीटल्स, जिसको जो है जो आपके बीटल्स को खाते थे, मतलब कि क्रोज इनको खाया करते थे, सो ग्रीन बीटल्स गेन्ड नो सर्वाइवल एडवांटेज ओवर रेड बीटल्स। रेड बीटल्स की वजह से रेड बीटल्स को खा लिया था, रेड बीटल्स को क्रोज खा रहे थे, क्रोज ही खत्म हो गए, तो रेड बीटल को, ग्रीन बीटल को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है उनके ऊपर। Over generations, which process is most likely responsible for the changes in beetle color frequency? कह रहे हैं वक्त के साथ कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से चेंज आ सकता है उसके अंदर, जब ये वाली चीज जो है वो नहीं हो रही है, यानी कि प्रिडेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन जब नहीं हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन फेवरिंग ग्रीन, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आ सकता है, लेमार्क के इनहेरिटेंस की वजह से आ सकता है, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय ह्यूमंस की वजह से आ सकता है। एक ये चांसेस हो सकता है, लेकिन मेन हमारा अगर वो चेंज आएगा तो किसकी वजह से आएगा बेटा, बाय चांस यहां पर आएगा और जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? कह रहे हैं कि जो क्रो वाला था, प्रिडेशन वाला जो सीन हो रहा था, वो क्या था, वो नेचुरल सिलेक्शन था कि रेड वाले बीटल को खा ले रहे थे, वो ग्रीन बच जा रहे थे। अब जब क्रो ही नहीं रहे तो ग्रीन वाले को कोई एडवांटेज ही नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई वो छुपे ना छुपे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बाय चांस एकदम से चेंज हो जा रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर आ जा रहा है तो फिर ये कलर का चेंज हमको देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 is asking us if a section of DNA provides information for making one protein, that section is called as what? तो एकदम सिंपल सा सवाल पूछ लिया है सर कि डीएनए का वो कौन सा एक सिंगल वो पार्ट होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ जीन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा आपने क्लास में थ्योरी पढ़ी थी किसकी, एआई ओपैरिन की थ्योरी। इस ओपैरिन की थ्योरी को यानी कि लाइफ किस तरीके से बनी, यहाँ पर दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज बायोजेनेसिस वंस एंड बायोजेनेसिस फॉरएवर। तो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लाइफ बनी है, ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी एआई ओपैरिन ने, जिसको प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंट के साथ मिलर एंड यूरे ने। ठीक है, तो क्या उन्होंने ये बताया था कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड कैन फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंडर कंडीशन सिमिलर टू दी अर्ली अर्थ। ये पूरी थ्योरी आपको क्लास में मैंने पढ़ाई थी और उसी से डायरेक्ट सवाल ये इस तरीके से जो है बेटा पूछ लिया गया है। तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मिलर और यूरी ने दिया था। ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, 1953 में किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज टेंड टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आईज। ठीक है सर, अगर चिल्ड्रन के बच्चों के जो लाइट कलर के आईज जो है वो लाइट है, तो पेरेंट्स के भी हो सकता है लाइट ही रहे हों, उनके लाइट रहते हैं। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन अलोन, खाली इसी ऑब्जर्वेशन से, कैन वी डिटरमिन इफ लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रेसेसिव। क्या सिर्फ इतनी चीज से हम पता लगा सकते हैं कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है? कह रहे हैं नहीं सर, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे या होमोजाइगस डोमिनेंट थे ये भी तो पता होना जरूरी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो, मान लीजिए आई कलर, लाइट आई कलर जो है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ये हमने लाइट को इससे करा, डार्क को हमने स्मॉल एल से करा। अगर ये होमोजाइगस है तो सारे होमोजाइगस डोमिनेंट है तो सारे के सारे जो है वो क्या मिलेंगे, हम लोगों को लाइट कलर वाले ही मिलेंगे। अब इनके अंदर अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं, इनके अंदर अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, इस तरीके से डबल एल मिलेगा,
एक एल के साथ स्मॉल एल, एल के साथ स्मॉल एल, और यहां पर थर्ड जनरेशन में आने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, एक डार्क कलर वाला भी जो है वो मिलेगा। तो खाली इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि हाँ वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर 3 जनरेशन के बारे में हम लोग को बता दिया जाता तो वो चीज हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यस यस, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। नो वाले 2 ऑप्शन है, रीजन देख लिया जाए। वी वुड नीड टू नो इफ 2 डार्क आइड पेरेंट्स एवर हैव अ लाइट आइड चिल्ड्रन। ठीक है, कि ये वाली चीज पता करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले, इनसे पहले वाली जनरेशन पेरेंट्स ये हैं, तो इनके जो, इन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे, तो उनके अंदर डार्क आई थी कि नहीं थी। ओके, आई कलर इज एंटायरली इन्वायरमेंटली डिटरमिन्ड। सर कैसी बात कर दी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर इज बी। दिस इज द आंसर की हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 43 का मैंने बी लगाया, ये देखिए बिल्कुल सही लगाया था हमने उस टाइम जहां पे मैं कंफ्यूज हो रहा था। ओके, सो दिस इज इट बेटा, वी आर डन विद द क्वेश्चन ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये समझा, और जो भी दिक्कत अगर आपको इस चैप्टर में आई है, जस्ट लेट मी नो, आई विल चेक द कमेंट बॉक्स। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की है तो आप बताइए। अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो इसमें हल्के फुल्के चैप्टर बचे हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बचा है 10th का पोर्शन, और आर एनवायरमेंट है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग। 9th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे कि सेल टिश्यू एंड ऑल दैट, इसका हम लोग कल इंशाल्लाह करेंगे। तो सेल के चैप्टर के से रिगार्डिंग में आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगा। एट लास्ट वही जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं वो ये है कि 9th और 10th का बैच जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है बेटा। कल से इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास कॉल्स पहुंच गई होंगी जिन्होंने भी एनरोल करवा दिया है, और अगर अभी तक आपने जो है वो एनरोल नहीं करवाया है, सो वक्त मत बर्बाद कीजिए बेटा। दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ऑन इट। Thank you so much. All the best for your 11th entrance. Bye bye. Allah Hafiz.